हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 एसएसटी जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। आज हम इस अध्याय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों को समझेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं आखिर ये ग्लोब क्या होते हैं। तो ग्लोब पृथ्वी के लघु रूप में एक वास्तविक स्वरूप होता है, अर्थात जो हमारी पृथ्वी है उसका एक छोटा सा वास्तविक स्वरूप ही ग्लोब होता है, जैसा कि आपको इस आकृति में दिखाई दे रहा होगा। अब अक्षांश एवं देशांतर, आखिर इनका प्रयोग क्या होता है, आखिर हम इनके बारे में पढ़ क्यों रहे हैं। पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं जिनकी सहायता से हम पृथ्वी पर किसी भी स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं, और ये काल्पनिक रेखाएं अक्षांश एवं देशांतर कहलाती हैं। पृथ्वी पूर्ण गोलाकार नहीं है, यह उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को अक्ष कहा जाता है एवं पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है जो हमारी पृथ्वी है वो पूरी गोल नहीं है, वह एक गेंद के समान पूरी तरीके से गोल नहीं है। जिस प्रकार हमारे पास एक संतरा होता है जो ऊपर और नीचे थोड़ा सा चपटा होता है, ठीक उसी प्रकार पृथ्वी भी ऊपर अर्थात उत्तरी ध्रुव पर, यहाँ पर ऊपर से उत्तरी ध्रुव का अभिप्राय यहाँ से है, इस वाले भाग से पृथ्वी के, और दक्षिणी ध्रुव से अभिप्राय इस वाले भाग से है। इस उत्तर वाले भाग को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है एवं दक्षिण वाले इस भाग को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। हमारी पृथ्वी यहाँ पर थोड़ी सी चपटी हुई है, और जो हमारी पृथ्वी है वो मध्य में थोड़ी उभरी भी हुई है, अर्थात ये कह रहा है कि जो हमारी पृथ्वी है उसका ये जो बीच वाला पार्ट है, यहाँ पर पृथ्वी मध्य वाले भाग में उभरी हुई है। हमारी जो पृथ्वी है इसके ठीक से यहाँ से गुजरती है विषुवत वृत्त, जो कि कुछ इस प्रकार होती है। इसके जो ऊपर वाला भाग होता है, अर्थात ये वाला भाग, इस वाले भाग को ही उत्तरी ध्रुव कहा जाता है क्योंकि ये उत्तर में स्थित है, और इसके जो नीचे वाला भाग होता है अर्थात ये वाला जो भाग होता है इसी को दक्षिणी ध्रुव भी कहा जाता है क्योंकि ये वाला भाग विषुवत वृत्त के दक्षिण में है। और जो हमारी पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी अक्ष पर घूमती है। मतलब हमारी पृथ्वी है वो कुछ इस प्रकार घूमती है, पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। अब हम एक अन्य प्रकार की काल्पनिक रेखा विषुवत वृत्त, जिसे इक्वेटर भी कहा जाता है, के बारे में जानेंगे। एक काल्पनिक रेखा ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। विषुवत वृत्त के उत्तर के आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। अर्थात अब ये बता रहा है जो हमारी पृथ्वी है उस पे एक और भी काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, कि यहाँ से आपको दिखाई दे रही होगी, ये विषुवत वृत्त होती है। ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, और इसके जो उत्तर वाला भाग होता है अर्थात इसके जो ऊपर वाला ये पूरा भाग है इसको उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, एवं इसके नीचे वाला जो पूरा भाग होता है विषुवत वृत्त के, इसे दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। और विषुवत वृत्त जो है वो 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। अब हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में जान लेते हैं, और उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अक्षांश रेखाएं होती क्या हैं। अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर वो रेखाएं होती जो विषुवत वृत्त अर्थात यहाँ से ऐसे कर कर उत्तरी ध्रुव अर्थात यहाँ तक एवं दक्षिणी ध्रुव अर्थात नीचे तक गई होती हैं, और ये सभी समांतर रेखाएं होती हैं, ये आपस में कभी नहीं मिलती हैं, इसलिए इन्हें समांतर कहा जाता है। ये आपको ऐसे दिखाई दे रही होंगी, ये सभी अक्षांश रेखाएं होती हैं। अक्षांश रेखाएं विषुवत वृत्त से ध्रुव तक सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश या समांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंशों में मापा जाता है। अब ये वही बात बता रहा है कि जो हमारी विषुवत वृत्त है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है और पृथ्वी के ठीक बीच में है, अर्थात ये वाली रेखा, ये विषुवत वृत्त है एवं ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक खींची गई सभी समांतर रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है।
अर्थात ये यही बता रहा है कि जो हमारा विषुवत वृत्त है इससे ध्रुवों तक अर्थात उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव जो ऊपर उत्तर में है और दक्षिणी ध्रुव जो दक्षिण में है विषुवत वृत्त के, तो यहाँ तक जो गई हुई समांतर रेखाएं होती हैं इन्हें ही अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। आपको ये अक्षांश रेखाएं दिखाई भी दे रही होंगी, ये अक्षांश रेखाएं ही हैं। और जो है जो हमारा अक्षांश होता है उसके मान को अंशों में मापा जाता है। अर्थात जब हम कहीं पे खड़े हैं, जैसे कि यहाँ पे ये 20 डिग्री उत्तर है, तो हम इसको ऐसे बोलेंगे 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 20 अंश उत्तरी अक्षांश। महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड लाइंस यह 4 हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब हमारी जो पृथ्वी है उसके ठीक से विषुवत वृत्त गुजरती है जो कि 0 डिग्री अंश पर है, और उसके ठीक 23 डिग्री उत्तर में अर्थात ऊपर की ओर कर्क रेखा पाई जाती है। जो आपको ये दिखाई दे रही होगी यही कर्क रेखा होती है। ये विषुवत वृत्त से 23.5 डिग्री ऊपर अर्थात उत्तर में पाई जाती है, इसलिए इसे 23.5 डिग्री कर्क रेखा कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब ये जो मकर रेखा है वो जो हमारा विषुवत वृत्त है अर्थात ये वाला जो हमारा वृत्त है इसके ठीक यहाँ पे 23.5 डिग्री दक्षिण में अर्थात नीचे की ओर जो रेखा है इसी को हम मकर रेखा कहते हैं। यह रेखा विषुवत वृत्त से 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर है, इसलिए इसको 23.5 डिग्री मकर रेखा या 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश भी कहा जाता है, क्योंकि ये अक्षांश की ही रेखा है। विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त आर्कटिक सर्कल, विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त अंटार्कटिक सर्कल। अब ये जो हमारा विषुवत वृत्त है अर्थात ये वाली हमारी जो लाइन है पृथ्वी पर, इसके ठीक उत्तर की ओर अर्थात ऊपर की ओर जो 66.5 डिग्री पर रेखा है उसे ही हम उत्तरी ध्रुव वृत्त कहते हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। यह जो रेखा है इसे ही उत्तरी ध्रुव वृत्त कहा जाता है और इसे आर्कटिक सर्कल भी कहते हैं। जैसे ही हम ये हमारी विषुवत वृत्त है इससे जैसे ही हम ऊपर की ओर जाते हैं विषुवत वृत्त अक्षांश का जो मान होता है वो 0 डिग्री से बढ़ता जाता है। यहाँ पे 0 डिग्री मान होता है इसका, और जब हम इसके ऊपर जाते हैं थोड़ा सा तो यहाँ पे 1 डिग्री, इसके ऊपर 2 डिग्री, इसके ऊपर 3 डिग्री। ठीक ऐसे ही जब हम बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं तो 66.5 डिग्री आता है, और इसी रेखा को यहाँ पे जो 66.5 डिग्री पे जो रेखा है इसी को उत्तरी ध्रुव वृत्त कहा जाता है। विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव वृत्त एंटार्कटिक सर्कल। अब ये हमारा विषुवत वृत्त है। अभी हम ऊपर की ओर गए थे तो हमें उत्तरी ध्रुव वृत्त मिला था। अब ठीक हम 66.5 डिग्री दक्षिण की ओर जाएंगे तो हमें दक्षिणी ध्रुव वृत्त मिलेगा, जो कि यहाँ पर है दक्षिणी ध्रुव वृत्त। तो विषुवत वृत्त से जो कि यहाँ पर है इससे दक्षिण की ओर 66.5 डिग्री पर अर्थात नीचे की ओर जो रेखा है उसे ही हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पृथ्वी के ताप कटिबंधीय, जिसमें सबसे पहले आता है उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल जोन। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य में दोपहर में सर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इसे उष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। मतलब ये बता रहा है कि जो हमारी विषुवत वृत्त है इसके 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा है, इसके 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा है, एवं इनके जो बीच वाले क्षेत्र हैं अर्थात ये वाला जो क्षेत्र हो गया पूरा, इन पर जो है सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं।
इन रेखाओं पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। आप इनको सूर्य की किरणें मान लीजिए, ये यहाँ पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ पर बहुत ही अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, अर्थात यहाँ पे बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न होती है। इसीलिए इसको उष्णकटिबंधीय कहा जाता है, जिसका अर्थ गर्मी ही होता है, अर्थात ट्रॉपिकल जोन। अब हम जानते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय टेम्परेट जोन। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, जिसके कारण तापमान मध्यम होता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटि कहते हैं। अब ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्या होता है, इसे भी समझने के लिए हम इस चित्र की सहायता लेते हैं। अब आखिर ये शीतोष्ण कटिबंधीय टेम्परेट जोन क्या होता है, तो जो हमारी पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसके कारण पृथ्वी का ये जो ऊपर वाला भाग है, यहाँ पर जो सूर्य की किरणें होती हैं वो तिरछी पड़ती हैं। वो कुछ इस प्रकार पड़ती हुई प्रतीत होती हैं, जिसके कारण इस वाले भाग में न ही ज़्यादा गर्मी और न ही ज़्यादा सर्दी होती है। इसलिए इस भाग को शीतोष्ण कटिबंधीय टेम्परेट जोन कहा जाता है, जिसका अर्थ यही होता है जहाँ पर न ज़्यादा गर्मी हो और न ज़्यादा सर्दी हो। और ये केवल उत्तरी वाले भाग में नहीं होता है, ये पृथ्वी के दक्षिणी वाले भाग में भी होता है, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इन अक्षांशों के बीच में होता है, आखिर वो कौन से हैं? कर्क रेखा है उत्तरी गोलार्ध में, एवं दक्षिणी गोलार्ध में जो मकर रेखा है 23.5 डिग्री पर, और उत्तरी गोलार्ध में जो उत्तरी ध्रुव वृत्त है अर्थात 66.5 डिग्री, एवं दक्षिणी गोलार्ध में जो दक्षिणी ध्रुव वृत्त है अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री। तो इनके बीच वाले जो क्षेत्र हैं, अर्थात ये वाले क्षेत्र पृथ्वी के, इन्हीं अक्षांशों के बीच शीतोष्ण कटिबंधीय टेम्परेट जोन होता है। अब हम जान लेते हैं शीत कटिबंधीय के बारे में। कूल ट्रॉपिकल। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी ध्रुव के बीच वाले क्षेत्र में बहुत ठंडी होती है, इसलिए शीत कटिबंधीय कहते हैं। अब हमें यह बता रहा है जो हमारी उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त है 66.5 डिग्री पर, एवं दक्षिणी गोलार्ध में जो 66.5 डिग्री पर दक्षिणी ध्रुव वृत्त है, एवं उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव अर्थात यहाँ पर एक ध्रुव होता है जिसका मान 90 डिग्री होता है, इसी को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। एवं दक्षिणी गोलार्ध में भी एक ध्रुव होता है जिसे दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। पृथ्वी का ये वाला जो भाग है, पृथ्वी का ये वाला जो भाग है उत्तरी गोलार्ध में एवं दक्षिणी गोलार्ध में, इस वाले भाग में सूर्य की किरणें कुछ ऐसे पड़ती हैं, जिसके कारण इस वाले भाग सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं एवं इस वाले भाग में बहुत अधिक ठंडी होती है, इसलिए इसे शीत कटिबंधीय या कूल ट्रॉपिकल कहा जाता है। तो अब हम जानने जा रहे हैं कि देशांतर क्या है। व्हाट्स लॉन्गिट्यूड। उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं, अर्थात यहाँ पे जो हमारा उत्तरी ध्रुव है एवं यहाँ पे नीचे दक्षिणी ध्रुव है, इनको जो रेखाएं मिलाती हैं, जैसे कि ये रेखा उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिला रही है, ये रेखा मिला रही है, ये रेखा मिला रही है, तो इन सभी रेखाओं को ही हम देशांतर रेखा कहते हैं, जो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को आपस में मिलाती है। इनके बीच की भी दूरी को अंशों में मापा जाता है, अर्थात कि जैसे कि 20 डिग्री है, 20 तो इसको 20 अंश बोलेंगे। प्रत्येक अंश को मिनट तथा सेकंड में विभाजित किया जाता है। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है और जो प्रत्येक मिनट होता है उसको सेकंड में विभाजित किया जाता है। और जो हमारी देशांतर रेखाएं होती हैं, इन सभी की लंबाई जो होती है वो समान होती है, जबकि अक्षांशों में ऐसा नहीं होता, उनकी लंबाई ध्रुवों की ओर बढ़ने पर घटती जाती है, इसलिए इन्हें केवल मुख्य संख्याओं से व्यक्त करना कठिन था। अब क्योंकि इनकी लंबाई समान है तो मुख्य संख्याओं से तो व्यक्त किया ही नहीं जा सकता है,
तो सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। तब सभी देशों ने ये निश्चय किया ग्रीनविच, जहां पर ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली ये याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर अर्थात प्राइम मीडियन कहा जाए। तो ये हमारी जो बीच वाली रेखा होती है, इसी को हम प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। और ये जो रेखा है ग्रीनविच के ब्रिटिश राजकीय वेधशाला से होकर गुजरती है। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। यहाँ से हम 180 पूर्व या 100 पश्चिम गणना करते हैं। और ये जो हमारी प्राइम मीडियम होती है अर्थात प्रमुख याम्योत्तर, इसका जो मान होता है 0 अंश होता है, अर्थात 0 अंश देशांतर होता है इसका मान। और जो हमारा प्राइम मीडियन है अर्थात ये जो प्रमुख याम्योत्तर, इसके पूर्व में 180 रेखाएं हैं और इधर पश्चिम में 180 रेखाएं हैं। तो ये वाला जो भाग है इसको कहते हैं पश्चिमी गोलार्ध। क्योंकि ये पश्चिम में है इसलिए हम इसे पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। ग्रीन शेडेड पार्ट पूर्व में है इसलिए इसको पूर्वी गोलार्ध कहते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि आखिर ग्रिड क्या होते हैं। ग्लोब पर अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड कहते हैं। अर्थात जो हमारा ग्लोब है, पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक स्वरूप जो है, इसी पर बहुत सारे अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं हैं और इनसे जो जाल बनता है उसी को हम ग्रिड कहते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, यह एक ग्रिड है। यहाँ पर अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का जाल फैला हुआ है, इसलिए इसको ग्रिड कहते हैं। अब हम जान लेते हैं देशांतर एवं समय के बारे में, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। तो जो हमारी पृथ्वी है उस पे अलग अलग जगह पर अलग अलग समय होता है। और ये अलग अलग समय क्यों होता है? ये अलग अलग समय पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण होता है। और जो हमारी देशांतर रेखाएं होती हैं, इनसे हम बहुत ही आसानी से किसी भी स्थान का समय जान सकते हैं। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, जैसा कि हमने पहले ही जान लिया है कि जो हमारी पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। अतः वे स्थान जो ग्रीनविच से पूर्व में है उसका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उसका समय पीछे होगा। तो अब ये हमको बता रहा है कि हमारी जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, जिसके कारण जो हमारा प्रमुख याम्योत्तर है अर्थात जो हमारा प्राइम मीडियम है, जिस ग्रीनिच भी कहते हैं, के पूर्व वाले भाग में समय आगे होता है एवं पश्चिम वाले भाग में समय पीछे होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, जिसके कारण जो पूर्व वाला भाग होता है पृथ्वी का, सूर्य की किरणें उस पर पहले पड़ती हैं, जिसके कारण ऐसा होता है। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि द्वारा की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटों में अपने अक्ष पर 360 घूमती है। अब जो है हमारा समय है, इसकी गणना हम एक विधि द्वारा कर सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लेती है, अर्थात वो 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। क्योंकि एक जो पूरा चक्कर होता है, एक जो पूरा गोल चक्कर होता है, वो 360 डिग्री का होता है। अर्थात वह 1 घंटे में 15 एवं 4 मिनट में एक घूमती है। अर्थात वो 24 घंटे में 360 डिग्री घूम रही है, तो 1 घंटे में वो 15 डिग्री घूमेगी। ऐसा हमको इसलिए पता चला क्योंकि हमने 360 जो है उसको 24 से डिवाइड कर दिया, जिससे हमको 15 प्राप्त हो गया। हमारी पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है, अर्थात 15 डिग्री देशांतर घूम जाती है अपने अक्ष पर, एवं यह 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। क्योंकि अब हमने यहाँ पर जो हमारा 15 से 60 को डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास 4 आ गया। तो इससे हमें अब पता चल गया कि पृथ्वी 4 मिनट में अपनी अक्ष पर 1 देशांतर अर्थात 1 डिग्री देशांतर घूम जाती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से 15 पूर्व में 1 घंटा समय आगे होगा, अर्थात वहाँ पे 1 बजे होंगे, एवं ग्रीनविच से पश्चिम में 1 घंटा समय पीछे होगा, अर्थात वहाँ पे 11 बजे होंगे। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, जिसके कारण पूर्व वाले भाग में सूर्य की किरणें पहले पड़ती हैं, जिसके कारण वहाँ का जो समय होता है वो पश्चिम वाले गोलार्ध के समय से आगे चलता है।
अब हम मानक समय के बारे में जानेंगे, जिसे स्टैंडर्ड टाइम भी कहते हैं। अलग अलग याम्योन्तर पर स्थित स्थान के स्थानीय समय में अंतर होता है। जो अलग अलग जगहों पे स्थान होते हैं उनका जो समय होता है वो अलग अलग होता है। जैसा कि हमने पढ़ा, जब एक अंश देशांतर का फर्क आता है तो वहाँ पे 4 मिनट आगे हो जाता है, एवं 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटा। उदाहरण के लिए बहुत से देशों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा, क्योंकि अलग अलग जगहों का जो याम्योन्तर है वो अलग अलग है, इसलिए वहाँ का समय भी अलग अलग होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थान के समय में लगभग 1 घंटे 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली याम्योन्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। अब हमारा जो भारत है उसका देशांतरीय विस्तार अधिक है। हमारा जो भारत है उसका देशांतरीय विस्तार 37 डिग्री 6 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। अब हमारे भारत का इतना बड़ा देशांतरीय विस्तार है, जिसके कारण जो समय होता है अलग अलग जगहों पे उनमें अंतर देखने को मिलता है, इसलिए हम मानक समय को अपनाते हैं। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक याम्योन्तर माना जाता है। इसी याम्योन्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। अब जो हमारा भारत है उसके 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में जो जगह है उसी को हम मानक याम्योन्तर मानते हैं, अर्थात वहाँ का जो समय हो रहा होगा उसी के समय को पूरे भारत का समय कहा जाता है। जैसे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 12 बज रहे होंगे तो भले ही भारत के अन्य भागों में समय अलग होगा, पर उस समय को 12 ही माना जाएगा, इसलिए इसको मानक समय कहते हैं। कुछ देशों के देशांतरीय विस्तार अधिक होते हैं, जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं। अब जो बहुत सारे देश होते हैं उनका देशांतरीय विस्तार जो होता है बहुत अधिक हो जाता है। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया जाता है। हमारे भारत में तो केवल 1 मानक समय अपनाया जाता है, परंतु जो रूस है वहाँ पे 11 मानक समय अपनाया जाता है, क्योंकि उसका देशांतरीय विस्तार बहुत बड़ा है। ये जो पूरा क्षेत्र है ये पूरा रूस का क्षेत्र है, और यहाँ पे ये छोटा सा हमारा भारत है, तो इसमें देशांतरीय विस्तार में बहुत अधिक अंतर आ जाता है, इसलिए यहाँ पर 11 मानक समयों को अपनाया जाता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जो वीडियो पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें।